नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया में सुनील गावस्कर का अपमान, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्रॉफी देने के लिए नहीं बुलाया गया सुनील गावस्कर को। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को एलन बॉर्डर ने ट्रॉफी दी है, जिस पर गावस्कर ने कहा कि नहीं बुलाए जाने से नाराज, ट्रॉफी देने में मुझे खुशी होती। ये सीरीज दोनों देशों से जुड़ी है। समारोह के वक्त मैं मैदान पर था। अच्छा क्रिकेट खेलने वालों की जीत हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने एक बयान दिया और कहा कि बेहतर होता कि बॉर्डर और गावस्कर दोनों को मंच पर बुलाया जाता। और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर निशाना साधा। बीएसएफ पर घुसपैठ कराने के आरोपों की आलोचना की है और कहा कि ममता बनर्जी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। ममता की टिप्पणी को सुरक्षा बलों का अपमान बताया गया है। बहादुर सैनिक देश की सेवा करते हैं, सरकार की नहीं। आपने जिस तरह से सैनिकों को दोषी ठहराया है, उससे आपकी राजनीति के निम्न स्तर का पता चलता है। आगे उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को घसीटना, अपमान करना बेहद गलत है। और इसी बीच एक बड़ा सवाल कि संजय राउत के दावों में कितना दम, इसलिए क्योंकि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक दावा किया और इस दावे में कहा गया कि नीतीश की पार्टी यानी कि जेडीयू तोड़ने जा रही भाजपा से गठबंधन। भाजपा 10 जेडीयू सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार में अपने सहयोगी के पीठ में छुरा घोंप रही है भाजपा। साथ ही राउत ने कहा कि शायद 2025 में बिहार में एनडीए के साथ भाजपा नहीं लड़ेगी। पहले ऐसे ही बयानों के कारण सुर्खियों में आ चुके हैं राउत अपने बयान से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं को भी नाराज कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से एक और दावा संजय राउत के द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश की पार्टी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने जा रही है। सवाल ये इसलिए बनता है कि अगर इस बात में दम होता है, यानी कि अगर ये बात सच होती है, तो राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होगा। भाजपा 10 जेडीयू सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये उन्होंने अपने बयान में आगे कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपने सहयोगी के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। संजय राउत ने कहा कि शायद हो सकता है कि 2025 में बिहार में एनडीए के साथ भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। पहले ऐसे ही बयानों के कारण वो सुर्खियों में रह चुके हैं। लेकिन देखने वाली ये बात होती है कि आगामी चुनावों के अंदर क्या उनका ये बयान, क्या उनका ये दावा सही साबित होता है। और पंजाब में कल चक्का जाम। पंजाब में सोमवार से थम जाएंगे बसों के पहिए। पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 7 जनवरी को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्षरत कर्मचारियों ने सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है और हड़ताल की वजह से आम लोगों को अब परेशानी होने वाली है। यानी कि कल से जब पंजाब पूरी तरीके से चक्का जाम रहने वाला है, सोमवार से बसों के पहिए थम जाएंगे। यानी कि कल से तो जो छात्र अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लोग बसों में सफर करते हैं, अपने ऑफिस तक जाते हैं, उन लोगों को जरूर परेशानी होने वाली है। लेकिन पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस कर्मी जो है वो लगातार हड़ताल पे चल रहे हैं और इसी हड़ताल की अब चेतावनी दे दी गई है। 7 जनवरी को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं और अब प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। कर्मचारियों ने सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है और हड़ताल की वजह से आम लोगों को अब खासी परेशानी होने वाली है। यानी कि जो लोग बसों से डेली सफर करते हैं, उनको अपना कोई विकल्प जरूर ढूंढना होगा ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। इसी बीच नजरें इस पर भी बनी रहेगी कि जिन मांगों को लेकर वो लगातार अड़े हुए हैं, क्या वो मांगे पूरी हो पाती है या फिर नहीं। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने मांगी माफी। प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान पर माफी मांगी गई है। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरे बयान पर कुछ लोग सियासी फायदा लेने के लिए बयान दे रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिधूड़ी को महिला विरोधी बताया है। असल में सड़क को लेकर के एक बयान उनके द्वारा दिया गया था प्रियंका गांधी को लेकर के, जिसके बाद में जो सियासत है गर्मा गई। अलग अलग तरह के
आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने इस विवादित बयान को लेकर के माफी भी मांगी है और माफी मांगते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा मकसद किसी को अपमानित करना बिल्कुल नहीं था। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरे बयान पर कुछ लोग हालांकि सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रमेश भिदोड़े के बयान पर दिल्ली में जमकर हंगामा होता हुआ जरूर नजर आया है। लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं और जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल कि अब क्या टीम इंडिया से बाहर होंगे रोहित और विराट? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 3-1 से मिली करारी हार और सीरीज हार के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हुआ है भारत। सीरीज में विराट और रोहित का प्रदर्शन भी काफी फीका सा नजर आया। रोहित ने 5 पारियों में सिर्फ 31 रन, विराट ने 9 पारियों में सिर्फ 190 रन बनाए। और अब कोच यानी कि गौतम गंभीर ने इशारों में दिल की बात भी कह दी है। कहा कि उम्मीद है कि वो टीम को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अंत में जो भी वो प्लान करेंगे कि उम्मीद है कि वो टीम इंडिया के हित में हो। इसलिए ये सवाल बना हुआ है, ये नजरें बनी हुई है कि क्या टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 3-1 से करारी हार मिली है, जिसके बाद में जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी परेशान हैं। सीरीज हार के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भारत अब बाहर हो चुका है। सीरीज में विराट और रोहित का प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आया, बहुत शानदार नजर नहीं आया। रोहित ने 5 पारियों में महज 31 रन बनाए, जबकि विराट ने 9 पारियों में सिर्फ 190 रन बनाए हैं। इसके बाद में कोच यानी कि गौतम गंभीर ने इशारों में, सीधे तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने एक संकेत जरूर दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वो टीम को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अंत में जो भी प्लान करेंगे, जो भी रणनीति होगी, यही उम्मीद है कि वो टीम इंडिया के हित में होगी। और रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, परिवर्तन रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि बीजेपी ही दिल्ली का विकास कर सकती है। दिल्ली में पिछली सरकार आपदा से कम नहीं है और इसे बदल कर रहेंगे, इसका एहसास दिल्ली वालों को हो चुका है। असल में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उस रैली में नजर आए। शीश महल वालों को दिल्ली की चिंता नहीं है। अब ये उनका जो बयान था ये अरविंद केजरीवाल को लेकर था, क्योंकि अपने शीश महल को लेकर यानी घर को लेकर के अरविंद केजरीवाल पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं और पहले भी उनके ऊपर इसी तरह से निशाना साधा गया है। दिल्ली में सांस लेना दुर्भर हो चुका है, क्योंकि एक्यूआई जिस तरह से बढ़ता गया है दिल्ली का, इससे लोग परेशान थे। दिल्ली में शराब घोटाला आपदा वालों ने किया है, यानी कि आपदा वालों ने 10 साल बर्बाद कर दिए। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली के दौरान उनका संबोधन हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इसी बीच उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने पहले तो साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी ही दिल्ली का विकास कर सकती है और वाकई में आज जो मेगा सौगात दिल्ली को दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उससे जनता वाकई बहुत खुश है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पिछली सरकार की, जो कि आपदा से कम नहीं है, इसे बदल कर रहेंगे और इसका एहसास दिल्ली वालों को हो चुका है। यानी कि कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नजर आया, क्योंकि आज चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजा चुके हैं। क्योंकि एक तरफ जहां तमाम पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, कौन किसके वर्सेस रहने वाला है यह ऐलान हो चुका है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक चुनावी बिगुल से कम नहीं थी। इतनी मेगा सौगात देना और उसके बाद में आम आदमी पार्टी पर इस तरह से निशाना साधना, ये अपने आप में दूसरी पार्टियों को जरूर परेशान करने वाला है। अब बात उन्होंने शीश महल की उठाई। शीश महल एक ऐसा मुद्दा था जो कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गरमाया था और अरविंद केजरीवाल पर तमाम पार्टियों ने निशाना भी साधा था उनके घर को लेकर। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों को शीश महल वालों को दिल्ली की चिंता नहीं है। दिल्ली में सांस लेना दुर्भर हो चुका है और यही वजह है कि लोग दिल्ली से बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में शराब घोटाला आपदा वालों ने किया, आपदा वालों ने 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। तमाम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वां उर्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर दरगाह पहुंची। ये तस्वीर आप देखिए, दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान द्वारा चादर पेश की गई। आस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया गया और साथ ही में देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री का संदेश भी पढ़ा गया।
ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वां उर्स, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर दरगाह पहुंची थी। दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष यानी कि मुनव्वर खान द्वारा चादर पेश की गई। ये तस्वीरें हम आपको वहां से जुड़ी दिखा रहे हैं। आस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया गया और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई है। बुलंद दरवाजे से मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश भी पढ़ा गया। और वही देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तरफ निगाहें बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादों से ऊपर उठने का प्रयास। बांग्लादेशियों की घुसपैठ के लिए बीएसएफ को जिम्मेदार साफ तौर पर ममता बनर्जी ने बता दिया है। इसी बीच प्रशासन मजबूत करने के इरादे से जिलाधिकारियों की खिंचाई की गई। प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने अफसरों को बताई एबीसीडी। ए मतलब अवॉइड, बी मतलब ब्लॉक, सी मतलब क्रिएट कंफ्यूज, डी मतलब डिस्ट्रैक्शन। अफसरों को ये रवैया बदलने की जरूरत है और इसकी जगह ए का मतलब है एक्टिव, बी का मतलब है बोल्ड, सी का मतलब है क्रिएटिव और डी का मतलब होना चाहिए डेवलपमेंट। यानी कि जो एबीसीडी की जो परिभाषा थी उसको बदलते हुए समझाया गया। ममता बनर्जी ने डीजीपी को बताई पुलिस विभाग की कमजोरियां। प्रशासन की कमजोरियों से पल्ला झाड़ रही ममता बनर्जी, कमजोरियों के लिए अफसरों को जिम्मेदार बता रही मुख्यमंत्री। अपने शताब्दी वर्ष में संघ का नजरिया और भविष्य की दिशा, धर्म और संस्कृति के आधार पर हिंदुओं को मजबूत करने का लक्ष्य। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने अपनी ताकत को दिखाया है। शताब्दी वर्ष में शाखाओं की संख्या 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। शहरों कस्बों से आगे बढ़कर गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं आरएसएस के कदम। इसी बीच संघ के एजेंडे में सामाजिक सद्भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का लक्ष्य पूरा किया और अब पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास में तेजी आती हुई नजर आ रही है। इस दिशा में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक पहला कदम भी उठाया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने शताब्दी वर्ष में संघ का नजरिया और भविष्य की दिशा बदली गई है। धर्म और संस्कृति के आधार पर बिंदुओं को मजबूत करने का जो लक्ष्य आरएसएस के द्वारा रखा गया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने अपनी ताकत को वाकई में दिखाया है और वो ताकत दिखी है। शताब्दी वर्ष में शाखाओं की संख्या 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। शहरों, कस्बों और आगे बढ़कर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं आरएसएस के कदम। इसके अलावा संघ के एजेंडे में सामाजिक सद्भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बटे हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास आरएसएस कर रही है। इसके अलावा एक लक्ष्य था अयोध्या में राम मंदिर का, वो लक्ष्य पूरा हो गया है। कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुकी है, ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब जो लक्ष्य है वो पूरे देश में है समान नागरिक संहिता लागू करने का और उसके प्रयास में भी तेजी लाई गई है और इसी दिशा में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पहला कदम भी उठाया है। भारत में प्रवेश करने के लिए बांग्लादेशियों का डंकी रूट, दिल्ली पुलिस ने किया घुसपैठियों के डंकी रूट का खुलासा। फतेहपुर बेरी में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच पड़ताल की गई है। बांग्लादेश के हैंडलर करते हैं भारत में घुसपैठ की व्यवस्था। भारत स्थित हैंडलर बनवाते हैं घुसपैठियों के लिए जरूरी कागजात। जांच के दौरान फर्जी आधार, पैन सहित के दस्तावेज बरामद होते हैं। बांग्लादेश के दुर्गापुर से मेघालय के बागमारा पहुंचते हैं घुसपैठी। पैदल, दोपहिया या ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों से रात में सफर किया जाता है। बागमारा से मिनी बस में असम के कृष्णाई पहुंचते ही घुसपैठी। कृष्णाई से ट्रेन से कोलकाता, बस से बेगाई गांव की यात्रा आसान होती है और उसके बाद में आसानी से दिल्ली पहुंच जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी। हम आपको पूरा रूट बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से घुसपैठिए घुसते हैं भारत में। बांग्लादेशियों को डंकी रूट से भारत भेजने के लिए ये गिरोह वाकई में काफी सक्रिय है, क्योंकि पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने किए थे 30 से 40 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें खुलासा हुआ था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली में बनने लगा है चुनावी माहौल। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस की पहली सूची में 48 उम्मीदवार हैं। अगली सूची की तैयारी की जा रही है। भाजपा की पहली सूची में 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में भाजपा का एनडीए में शामिल पार्टियों के साथ तालमेल। इसी बीच नीतीश की जदयू, जयंत चौधरी की रालोद, चिराग पासवान की लोजपा पार्टी 10 से 12 सीटों पर लड़ना चाहती है। जदयू अब 5 सीटों पर राजी है, फिर भी अब तक भाजपा की तरफ से कोई संकेत नहीं है।
रालोद और लोजपा को भाजपा से 2 से 3 सीटें मिलने की हालांकि उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा की तरफ से सीटों के तालमेल पर अभी तक कोई रिएक्शन यानी कि कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।